चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज जो हमारा टॉपिक है रसायन विज्ञान का एक टॉपिक उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होते हैं और अभिक्रिया में इनका क्या योगदान है, अवस्था के आधार पर ये कितने प्रकार के हैं और इसी प्रकार क्रिया के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष, इन सब के बारे में आज की वीडियो में हम देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी आपकी आरबीएससी बुक में दे रखे हैं। और ये जो स्पेशल टॉपिक आपके 10th क्लास में है, आरबीएससी की बुक की जो 10th क्लास है, 10th क्लास में ये आपका टॉपिक है उत्प्रेरक के बारे में। और इसी के साथ हम बात करेंगे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में भी कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्प्रेरक से संबंधित असत्य कथन आपको बताना है। ठीक है, उत्प्रेरक से संबंधित फर्स्ट ऑप्शन है प्रत्येक अभिक्रिया हेतु एक विशिष्ट उत्प्रेरक होता है। ये बिल्कुल सही बात है कि विशेष अभिक्रिया के लिए विशेष उत्प्रेरक ही काम करेगा। ऐसा नहीं कि जैसे मान लो वनस्पति तेल का हमें हाइड्रोजनीकरण करवाना है और उसमें निकल उत्प्रेरक की आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसा नहीं कि आप निकल उत्प्रेरक को अमोनिया निर्माण के लिए भी यूज़ में ले सकते हो। ये जो उत्प्रेरक बना है वनस्पति के तेल के लिए हाइड्रोजनीकरण के लिए बना है, तो वहीं पे काम आएगा। इसीलिए प्रत्येक अभिक्रिया के लिए क्या होता है, विशिष्ट उत्प्रेरक का काम करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता। बिल्कुल सही बात है, उत्प्रेरक जो होते हैं वो अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करते, बस वेग में परिवर्तन करते हैं। या तो वेग को कम कर देंगे या वेग को ज़्यादा कर देंगे, यही इसकी परिभाषा होती है। नेक्स्ट ऑप्शन है ताप का उत्प्रेरक की क्रियाशीलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये कथन गलत है। आपका राइट आंसर इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, स ऑप्शन होगा भाई। ये कह रहे हैं कि ताप का उत्प्रेरक की क्रियाशीलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये गलत बात है। तापमान कम ज़्यादा होने पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता पर प्रभाव पड़ता है, यानी कि एक निश्चित तापमान पर ही हम कहेंगे उत्प्रेरक क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं। और लास्ट ऑप्शन आपका था कि उत्प्रेरक अग्र व प्रतीप अभिक्रियाओं के वेग को समान रूप से क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो ये कथन भी सत्य है। एक ही असत्य कथन था, वो स ऑप्शन, जिसको मैंने आपको सही बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यह अभिक्रिया है सल्फर डाइऑक्साइड की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाते हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो बनता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। और साथ में क्वेश्चन क्या है, अवस्था के आधार पर यहाँ उत्प्रेरक कौन सा है आपको बताना है। अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक कौन सा है, ये उत्प्रेरक है ना जिसको तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है, तो अवस्था के आधार पर ये उत्प्रेरक होगा समांगी। ठीक है, कैसा उत्प्रेरक होगा, ये समांगी उत्प्रेरक होगा। कारण क्या है, क्योंकि हम कहते हैं कि समांगी उत्प्रेरक की परिभाषा क्या होती है कि जिसमें अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों की अवस्थाएं सेम हो। यहाँ देखिए सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन गैस है, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी गैस है और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी क्या है, गैस। सभी एक ही अवस्था में है, तो इस आधार पर ये कौन सा उत्प्रेरक होगा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड समांगी उत्प्रेरक होगा। अगर पूछते हैं यहाँ पे क्रिया के आधार पर कौन सा उत्प्रेरक है, यही अभिक्रिया देकर पूछते कि क्रिया के आधार पर कौन सा उत्प्रेरक है, तो हमारा ऑप्शन होता सही इसमें धनात्मक उत्प्रेरक। लेकिन अवस्था के आधार पर पूछा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, समांगी। होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहीं से आपका ये भी क्लियर है कि ये जो अभिक्रिया है इसमें कौन सा उत्प्रेरक काम में आता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। 10th क्लास में ये जो क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका वनस्पति तेल का हाइड्रोजन की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं तो वनस्पति घी बनता है। यहाँ कौन सा उत्प्रेरक आवश्यक है, तो ऑप्शन आपके सामने है फेरस, निकल, कॉपर या मोलिब्डेनम, इसको हम बोलते हैं मोलिब्डेनम। इन चार ऑप्शन में से जो काम आएगा उत्प्रेरक वो कौन सा है, निकल उत्प्रेरक होगा हमारे पास। ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, और यही हम बात करें कि ये जो वनस्पति तेल है इसका हाइड्रोजनीकरण जो होगा और वनस्पति घी बनता है, यहाँ पे हम कहें तो ये विषमांगी उत्प्रेरक का उदाहरण भी है। ये निकल यहाँ पे कैसा है, विषमांगी उत्प्रेरक का उदाहरण। कारण क्या है, क्योंकि हमारे पास ये जो वनस्पति तेल है ये तो होता है लिक्विड फॉर्म में, और हाइड्रोजन तो क्या है, एक गैस है, और वनस्पति घी कौन सी फॉर्म में आ गया, सॉलिड फॉर्म में, और वहीं पे निकल भी कौन सी फॉर्म है हमारे पास, सॉलिड फॉर्म है। तो देखो सबकी अवस्थाएं अलग अलग हैं, तो जब अवस्थाएं अलग होती है तो ऐसे उत्प्रेरक को हम क्या बोलते हैं, विषमांगी उत्प्रेरक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक का प्रकार है धनात्मक, ऋणात्मक, स्वतः व जैव, और ये सभी धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, स्वतः उत्प्रेरक और जैव उत्प्रेरक, और ये सभी। तो ये सारे के सारे कैसे हैं,
क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये सभी ऑप्शन होगा। निम्न में से असुमेलित कौन सा है आपको बताना है भाई। असुमेलित ऑप्शन आपके सामने है, कुछ अभिक्रियाएं दे रखी हैं जिसमें आपको असुमेलित बताना है। ये किस बेस पे आपको पता लगेगा, क्योंकि टॉपिक हमारा उत्प्रेरक है तो आपको इसके अंदर उत्प्रेरक की तरफ ध्यान देना है कि पोटेशियम क्लोराइड का जब विघटन करवाना होता है ताप देकर, तो इसमें जो काम आता है इसको हम बोलते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड, हमारे पास उत्प्रेरक काम में आएगा, तो ये सही है। और ये अभिक्रिया कौन, यह यहाँ ये क्रिया के आधार पर किस प्रकार का उत्प्रेरक है, धनात्मक उत्प्रेरक, ये भी ध्यान रखेंगे आप। हाइड्रोजन परऑक्साइड को जल में और ऑक्सीजन गैस में बदलने वाला जो उत्प्रेरक है वो कौन सा है, ग्लिसरॉल होगा, ठीक है, ग्लिसरॉल। और ये कैसा है, ऋणात्मक उत्प्रेरक है। ये क्या करेगा, देखो धनात्मक उत्प्रेरक तो क्या करते हैं, ये अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, और जो ऋणात्मक उत्प्रेरक होते हैं ये अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं, मंदित कर देते हैं, कम कर देते हैं। और नेक्स्ट बात करें, क्लोरोफॉर्म में ऑक्सीजन की उपस्थिति में फॉस्जिन गैस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है, और यहाँ पे जो उत्प्रेरक काम में आ रहा है वो कौन सा है, एथेनॉल उत्प्रेरक काम में आता है। और ये भी कैसा है हमारे पास, किसका एग्जाम्पल है ये, ऋणात्मक उत्प्रेरक का, यानी कि अभिक्रियाशीलता को ये क्या कर देता है, कम कर देता है इसके वेग को। और लास्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स, असुमेलित पूछा था तो लास्ट वाला ये जो असुमेलित है, क्योंकि ये यहाँ पे देखिए हमारे पास ये एथिल एसीटेट था, जल से अभिक्रिया करके देखो क्या बनता है, एक तो एसिटिक अम्ल और साथ में एथेनॉल बनता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने उत्प्रेरक जो है वो निकल काम में ले रखा है, जो कि रॉन्ग हो गया। निकल उत्प्रेरक काम में नहीं आता। ये जो फ्रेंड्स ये जो अभिक्रिया है लास्ट वाली, ये अभिक्रिया है स्वतः उत्प्रेरक की। स्वतः उत्प्रेरक का मतलब ये होता है जो हमारे पास एसिटिक अम्ल बना है, जो उत्पाद बना है वही खुद ही उत्प्रेरक का जब काम करता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं स्वतः उत्प्रेरक। तो यहाँ पे निकल उत्प्रेरक ना होते हुए कौन सा होना चाहिए था, एसिटिक अम्ल खुद ही क्या होगा, उत्प्रेरक का काम करता है, ठीक है। ये अभिक्रिया पहले तो चलती है मंद, लेकिन जब इसमें ये उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा ये जो उत्पाद बना है, तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा भाई। तो असुमेलित कथन आपका ऑप्शन द होगा। नेक्स्ट, निम्न में से जैव उत्प्रेरक का या के उदाहरण कौन से हैं, यूरिएज, माल्टेज, एव दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जैव उत्प्रेरक वो होते हैं जो जैव रासायनिक क्रियाओं को संपूर्ण करने में मदद करते हैं। तो यूरिएज जो होता है ये क्या करता है, यूरिया को किस में बदलता है, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में। वहीं हम बात करें माल्टेज जो होता है, ये माल्टोज को ग्लूकोज में बदलने का काम करता है। तो दोनों ही जैव रासायनिक क्रियाओं में योगदान करते हैं, इसलिए दोनों ही क्या है, जैव उत्प्रेरक के उदाहरण है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये दोनों, एव दोनों होंगे, ठीक है। होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इसको मैंने सीधा नोट करवाया है आपको, आपकी 10th क्लास में दे रखा है इसके बारे में। देखिए क्या है, ये जो नाइट्रोजन की अभिक्रिया हम हाइड्रोजन गैस से करवाते हैं तो बनता है अमोनिया, ठीक है। अभी क्या बनता है, अमोनिया। यहाँ पे देखो दो हमारे पास यहाँ पे तत्व लिखे हुए हैं इस तीर के निशान के ऊपर। यहाँ Fe तो क्या है, उत्प्रेरक का काम करता है। और वहीं हम बात करें जो MO जो लिखा है, मोलिब्डेनम इसको बोलते हैं, ये क्या काम कर रहा है, उत्प्रेरक वर्धक का काम करता है। और उत्प्रेरक वर्धक कौन होते हैं, जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं। ये ध्यान रखना, कहीं आप ये मत कर देना कि अभिक्रिया की क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक वर्धक काम में आते हैं, ये गलत हो जाएगा। उत्प्रेरक की अभिक्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए जो काम में आते हैं उनको हम उत्प्रेरक वर्धक के नाम से जानते हैं। तो फेरस तो यहाँ पे क्या है, उत्प्रेरक है, और MO यानी कि मोलिब्डेनम क्या है, उत्प्रेरक वर्धक है। उसी प्रकार वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं तो यहाँ पे उत्प्रेरक कौन है, निकल। लेकिन कॉपर यहाँ पे हम कहेंगे ये क्या चीज़ है, ये उत्प्रेरक वर्धक के रूप में काम करता है, यानी कि निकल उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को ये बढ़ाएगा और किसका निर्माण हो जाएगा, वनस्पति घी का। तो यहाँ पे मैंने अलग से दर्शा दिया है, इन दोनों अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक तो हैं फेरस और निकल, और इनमें जो उत्प्रेरक वर्धक है वो कौन कौन से हैं हमारे पास, मोलिब्डेनम और कॉपर होंगे भाई। नेक्स्ट देखिए, ये जो अभिक्रिया है अमोनिया निर्माण की, इसमें क्या होता है कि अगर यहाँ फेरस जो मैंने आपको बताया था उत्प्रेरक के रूप में काम करता है, लेकिन इसके साथ यदि हम कार्बन मोनोऑक्साइड ये काम में लेते हैं तो ये उत्प्रेरक के लिए किस रूप में काम करता है, विष के रूप में। यानी कि फेरस के लिए उत्प्रेरक विष का काम करेगा कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड। कहने का मतलब इस उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देगा कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि विष का काम करता है। तो इस अभिक्रिया में उत्प्रेरक तो है हमारे पास फेरस, लेकिन उत्प्रेरक विष कौन सा है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। देखिए ये टॉपिक हमारा उत्प्रेरक का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त होना किस प्रकार का परिवर्तन है, भौतिक, रासायनिक,
दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा भौतिक परिवर्तन। आज मैं थोड़ा स्पीडली बोल रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना बने और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ठीक है भाई। तो जब परिवर्तन का कारण हटा दिया जाए और हमें पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाता है तो ये किस प्रकार के परिवर्तन में आएगा, भौतिक परिवर्तन में आता है। लेकिन कारण जो हटाने पर भी हमें पहले वाला पदार्थ ना मिले, यानी कि नया पदार्थ बनता है, नए पदार्थ बनता है, तो वहाँ पे नाम किसका आता है, रासायनिक परिवर्तन का नाम आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक परिवर्तन का गुण नहीं है, ठीक है, आपको बताना है भौतिक परिवर्तन का गुण इनमें से कौन सा नहीं है। यह परिवर्तन अस्थायी होता है, बिल्कुल सही बात है, यानी कि अभिकारक से उत्पाद बनता है और उत्पाद से वापस अभिकारक भी बन सकता है, यानी कि हम प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है भाई। केवल भौतिक गुणों जैसे कि रंग, गंध और अवस्था में बदलाव आता है, ये भी बिल्कुल सही है। नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो ये कथन हो गया गलत आपका। इन्होंने पूछा था गुण कौन सा नहीं है, तो ये भौतिक परिवर्तन का गुण नहीं है, ये किसका है, रासायनिक परिवर्तन का गुण है। क्योंकि हम जानते हैं भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, नया पदार्थ नहीं बनता, वापिस हम वही प्रारंभिक पदार्थ को प्राप्त करते हैं इसमें, ठीक है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन का गुण कौन सा है, कोयले का दहन, दूध से दही का बनना, लोहे पर जंग लगना, या इनमें ये सभी। तो रासायनिक परिवर्तन के ये सभी गुण हैं आपके पास। कहने का मतलब कोयले का दहन होता है, कार्बन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। दूध से दही का जमना और लोहे पर जंग लगना, यानी कि आप दहन करने के बाद वापस आपको कोयला नहीं मिलेगा, दही जमने के बाद वापस दूध नहीं बन सकता, और जंग लगने के बाद वापस लोहे को प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो पुनः नया पदार्थ यानी कि प्रारंभिक पदार्थ को नहीं प्राप्त कर सकते, तो ऐसे परिवर्तन को हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। और ये सारे इसके क्या हैं, उदाहरण हैं भाई, ठीक है। और यदि हम भौतिक परिवर्तनों की जगह यहाँ पे ऑप्शन होता है कि रासायनिक परिवर्तन के गुण कौन से, तो जस्ट इनका उल्टा हो जाता कि भौतिक परिवर्तन में तो परिवर्तन कैसे होते हैं, अस्थायी, और वहीं रासायनिक परिवर्तन में कैसे होते हैं, ये स्थायी परिवर्तन होते हैं। यहाँ पे भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, तो वहाँ किस में होगा, रासायनिक गुणों में परिवर्तन होगा। यहाँ नए पदार्थों का निर्माण नहीं होता असल में, है ना, भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थों का निर्माण नहीं होता, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, नए पदार्थों का निर्माण होता है। तो ये दोनों में अंतर मैंने आपको बता दिया, ये आपकी 10th क्लास में लिखे हुए हैं। लास्ट क्वेश्चन है, भौतिक परिवर्तन के उदाहरण कौन से हैं, लोहे का चुंबक बनना, नौसादर का ध्रुवपातन, शक्कर का पानी में विलय होना, और ये सभी। बताइए भौतिक परिवर्तन के उदाहरण कौन से हैं। तो ये सारे के सारे किसके उदाहरण हैं, भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं भाई, ठीक है। राइट आंसर आपका क्या होगा, ये उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो ठीक है, आज के ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। टॉपिक था हमारा कौन सा, उत्प्रेरक के बारे में और भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।